जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 5। घड़ी में शाम के 8 बज रहे थे और अब एक एक कर सारा स्टाफ घर जाने लगा था। रिया ने आसपास नज़र घुमाई तो वहाँ अब बस दो ही लोग बचे थे। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा तो 8 बज गए थे। जल्दी ही पूरा अंधेरा हो जाएगा। उसके चेहरे पर डर साफ था। उसने सामने डेस्क पर पड़ी फाइल्स को देखा तो बस कुछ ही मिनट का काम बचा था। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी वो काम पूरा किया और सारी फाइल्स उठाकर वेदांत के केबिन की ओर बढ़ गई। उसने वो सारी फाइल्स वेदांत के सामने पटकी और बोली, ये लीजिए, मैंने सारा काम पूरा कर दिया है सर। अब मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ, इसीलिए मैं चलती हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा और वहाँ से निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वो केबिन से बाहर जा पाती, वेदांत ने उसे आवाज़ लगाई, एक सेकेंड, यहाँ वापस आओ। अब क्या सर? वो मुंह फुलाते हुए वापस लौटी। ये लो, ये एक फाइल बच गई है, इसका काम भी देख लो, उसके बाद तुम जा सकती हो। वेदांत ने वो फाइल सामने रख दी और ऐसा दिखाया मानो वो बहुत बिजी हो। लेकिन सर, मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ और अब मेरा ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो गया है। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, अगर यहाँ काम करना है तो मेरे हिसाब से करना होगा, वरना तुम अभी रिज़ाइन कर सकती हो। वेदांत ने अकड़ते हुए कहा। जो देख रिया को वो फाइल उठानी ही पड़ी। उसने वो फाइल ली और पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। उसका ऐसा चेहरा देख वेदांत मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब तुम्हें पता चलेगा वेदांत खुराना से उलझने का नतीजा। क्या कहा था जंगली हाथी ना, आई विल मेक यू फॉर इट। वेदांत मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोला। रिया मुंह बनाते हुए अपने डेस्क पर बैठी और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। बीच बीच में उसकी नज़र खिड़की से बाहर और घड़ी पर भी जा रही थी। अपने कैबिन में बैठा वेदांत उसकी बेचैनी साफ देख पा रहा था और उसे देख खुश भी हो रहा था। उसका दिया काम पूरा करते करते रिया को काफ़ी देर हो गई थी। उसने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज गए थे। टाइम देखते ही उसकी जान हलक में आ गई। उसने वो फाइल उठाई और भागकर जल्दी से वेदांत के केबिन में गई। इस बार वो बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हो गई और जल्दी से वो फाइल उसके डेस्क पर पटक दी। यह लीजिए आपकी फ़ाइल, अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। वो बिना उसका जवाब जाने फटाक से भाग गई। ये क्या था? ये तो तूफान महल है। वेदांत बहुत हैरान हो गया। उसने बाहर देखा तो रिया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर भाग गई। उसे इस तरह पैनिक हुआ देखकर वेदांत अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ गया। वहां खड़े होकर वो रिया के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में रिया भागते हुए बिल्डिंग से बाहर आई, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी के बिना आई थी, इसीलिए चलकर वो गेट तक गई। पहले तो उसने गेट के बाहर नज़र घुमाई। जितने एरिया में ऑफिस था वहाँ तो लाइट थी, लेकिन आगे के रास्ते पर लाइट नहीं थी, इसीलिए उसने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए। रिया काफ़ी ज़्यादा बेचैन लग रही थी और बालकनी में खड़ा वेदांत ये सब बड़े गौर से देख रहा था। तभी गेट के पास खड़ी रिया ने बैग से अपना फ़ोन निकाला, क्योंकि उसे रेखा जी का फ़ोन आ रहा था। इसीलिए उसने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और फ़ोन उठाया। उसकी माँ और नानी उसके लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए उसने उन्हें शांत किया। रेखा जी ने कहा कि वो उसे लेने आ रही है, लेकिन रिया ने उन्हें आने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो कैब बुक कर लेगी। इस बात पर उसकी माँ और नानी मान गई। उनका फ़ोन रख रिया कैब बुक करने लगी, लेकिन उस वक्त उस रूट की कोई भी कैब अवेलेबल नहीं थी। ये देखते ही रिया और अधिक बौखला गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऑफिस व्हीकल भी वहाँ मौजूद नहीं था। ऊपर खड़े वेदांत ने जैसे ही रिया की ये बेचैनी देखी, वो समझ गया कि शायद रिया को अंधेरे से डर लगता है। ये समझ जाते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये है इसकी कमज़ोरी, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। तभी उसने देखा कि गेट पर आरव की महंगी शानदार गाड़ी आकर रुकी। आरव की गाड़ी देखते ही वेदांत उसे पहचान गया। अरे रिया! कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनकर रिया ने सामने देखा तो गेट पर आरव की गाड़ी खड़ी थी। आरव, तुम यहाँ फिर से? एक्चुअली मैं घर जा रहा था, मेरा हॉस्पिटल से
यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। पर तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? वो आज काम बहुत ज़्यादा था। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। कैब का वेट कर रही हो? वो दरअसल इस वक्त कोई भी कैब अवेलेबल नहीं है। रिया ने उदासी से कहा। अच्छा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आरव ने मुस्कुराकर कहा, जिस वजह से रिया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या हुआ, आओ ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आरव फिर से बोला। तुम मुझे ड्रॉप करोगे? हाँ, मैं। इतनी रात हो गई है, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। आरव के ऐसा कहते ही रिया तुरंत बोल पड़ी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रही हूँ। रिया तुरंत गाड़ी की दूसरी तरफ गई। आरव ने भी मुस्कुराते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला। रिया जाकर गाड़ी में बैठ गई और आरव तुरंत ही वहाँ से निकल गया। ऊपर खड़ा वेदांत यह सब देख रहा था और ना जाने क्यों, लेकिन उसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। आरव और रिया दोनों गाड़ी में बैठे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। रिया भी थोड़ी असहज लग रही थी। तो तुम एक डॉक्टर हो? आखिरकार रिया ने शांति भंग करते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि आरव एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला लड़का है। उससे जितनी बात की जाए वो सिर्फ उतनी ही बात करता है। बेवजह की बकबक उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कार्डियोलॉजिस्ट? यस, इट मीन्स मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। यह सुनते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई। हार्ट स्पेशलिस्ट? वाह, ये तो बहुत औसम है। वो अचानक ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोली। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारा वो सपना पूरा हो जाए जो हम बचपन से देखते आए हैं। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी ना? रिया एक्साइटेड होकर बोल गई, लेकिन उसकी बात सुनकर आरव के माथे पर सिकन आ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर रिया की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था? आरव का सवाल सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने गलती से कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, जिस वजह से वो आरव की तरफ देखने लगी। बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं बचपन से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था? आरव एकदम सीरियस होकर पूछ रहा था। वो दरअसल मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था टीवी पर। उसमें, हाँ, उसी में तो बताया था तुमने। रिया ने किसी तरह बात को संभाल लिया। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब जाकर आरव सेटिस्फाई हुआ, पर उसने तुरंत पूछा, तो तुमने मेरा इंटरव्यू देखा था? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था, रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझे तो लग रहा था कि ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बोरिंग था और शायद कोई देखेगा भी नहीं। आरव ने फिर से ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहा। ऐसा नहीं है, वो इतना भी बोरिंग नहीं था, बल्कि इंटरेस्टिंग था। मुझे उसमें तुम्हारी ज़्यादातर बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा था। रिया के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान देखकर आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा इंटरव्यू चाहे कितना भी बोरिंग हो, लेकिन मैं उसे कभी मिस नहीं कर सकती। तुम सबको दूर से देखकर ही तो अब तक जिंदा हूँ, वरना अब तक तो शायद। रिया मन ही मन सोच उदास हो रही थी। आरव ने कुछ ही देर में ड्राइव करते हुए रिया को उसके घर तक पहुंचा दिया। जब तक रिया अपने घर के अंदर चली नहीं गई, तब तक आरव वहीं खड़े रहा। यह देखकर रिया को बहुत अच्छा लगा। उसके घर आते ही उसकी माँ और नानी भी निश्चित हो गई। रिया के अंदर जाते ही आरव ने अपनी गाड़ी मोड़ी और वहाँ से जाने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई थी कि अचानक से कोई लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी की फ्लैश लाइट की वजह से उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे सामने देख आरव ने कसकर गाड़ी का ब्रेक दबाया, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की नीचे गिर पड़ी। ओह नो, नो नो! आरव घबराकर गाड़ी से बाहर निकला और भागकर उस लड़की के पास आया। उसने देखा कि वो लड़की मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई थी, जिस वजह से उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। उसके बदन पर काले रंग का एक फ्लोरल टॉप और स्कर्ट था,
जिससे उसके पैर थोड़े नज़र आ रहे थे। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक तो है? आई एम रियली सॉरी, आपको आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आरव उससे चिंता के मारे पूछ रहा था। वो लड़की भी उठने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से आरव उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसे छूने से कतरा रहा था। तभी उस लड़की ने अपने चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए आरव की तरफ देखा। आरव ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, खूबसूरत काली आंखें, गुलाबी होठ, सुंदर से बाल और नाजुक सा शरीर। लेकिन उस लड़की के माथे पर एक आंख के नीचे और होठों के पास चोट के निशान थे। उसकी एक आंख तो हरी ही पड़ गई थी। एक गाल पर उंगलियों के निशान साफ थे। माथे और होठों से खून निकल रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसे ऐसे देख आरव बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन आरव को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैसा ही कुछ हाल आरव का भी था। उस लड़की को देख आरव की आंखों के सामने किसी ऐसे इंसान का चेहरा आ गया, जिसे याद कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में पानी जमा होने लगा। कुछ पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया, पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि ये वो नहीं है जिसका ख्याल उसके मन में भर आया था। आरव ने एक बार उस लड़की को गौर से देखा तो उसका पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। उसके पैरों पर भी काफ़ी सारे चोट के निशान थे, साथ में जलने के निशान भी थे, जिनमें कुछ नए तो कुछ पुराने भी थे। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए आरव की भी रूह कांप गई। तुम ठीक तो हो? और ये सब? आरव पूछने ही जा रहा था कि वो लड़की उठने की कोशिश करने लगी। रुको, मैं मदद करता हूँ। आरव ने इस बार बिना हिचकिचाहट उसका हाथ पकड़ा और उठने में उसकी मदद करने लगा। तुम ठीक तो हो? आरव ने उसे अपने कंधे से सहारा देते हुए पूछा, लेकिन इससे पहले वो लड़की कोई जवाब दे पाती, पीछे वाली गली में से उन दोनों के कानों पर एक तेज आवाज़ पड़ी। काव्या। वो किसी आदमी की आवाज़ थी। लग रहा था जैसे कोई बड़े गुस्से में चिल्ला रहा हो। जैसे ही वो आवाज़ उस लड़की के कानों पर पड़ी, उसका पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इस कदर डर गई कि आरव को खुद से दूर कर पूरी तेजी से वहाँ से भागी। ये देखते ही आरव के होश उड़ गए। अरे नहीं, इसे बहुत चोट लगी है। आरव बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस लड़की के पीछे भागा। रुको, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। आरव उसे आवाज़ दिए जा रहा था, लेकिन वो लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव देख पा रहा था कि वो रोते हुए भाग रही थी। वो भागते हुए उस गली से निकलकर दूसरी गली में आ पहुंची। रुको, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। आरव अभी भी उसका पीछा कर रहा था। तभी उस लड़की का पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वह मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ी। ओह नो! आरव जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसको उठने में मदद करने लगा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। आखिर तुम भाग क्यों रही हो? आरव ने उस लड़की को उठाकर खड़ा किया। शिट, देखो, तुम्हारा घुटना छिल गया। पहले ही रुक जाती तो ये नहीं होता ना। आरव उसके घुटने की तरफ देखते हुए बोला। उसके ऐसा कहते ही वो लड़की उसकी तरफ गौर से देखने लगी। कुछ देर बाद आरव और वो लड़की दोनों ही पार्क के अंदर एक सुंदर से पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे थे। आरव के हाथ में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था, जो वो अपनी गाड़ी से लेकर आया था। लेकिन वो लड़की गर्दन झुकाए लगातार रोए जा रही थी। देखो, मुझे नहीं पता कि ऐसे वक्त में क्या करते हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने साथ क्या हुआ वो बताओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे जख्मों पर ये दवाई लगा दूँ। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? आरव की बात सुनकर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हें दवाई लगा दूँ? तुम चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आरव एक हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसकी मुस्कान देखकर उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और अपना एक हाथ आरव की तरफ बढ़ाया।
आरव ने देखा तो उसके हाथ पर भी कुछ चोटों के निशान थे। वो समझ गया कि वो लड़की उस पर भरोसा दिखाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके हाथ को छू पाता, उस लड़की ने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया, जिस वजह से आरव ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। वो मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, उस लड़की ने अपनी बड़ी ही प्यारी लेकिन घबराहट भरी आवाज़ में झुककर कहा। उसकी वो प्यारी सी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए आरव का दिल भी धड़क उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उस लड़की की हर एक बात आरव को किसी की याद दिलाने में कामयाब हो रही थी। मैं इस सब के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगने वाला हूँ, चिंता मत करो, मेरे अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। आरव ने उसका हाथ लिया और उस पर दवाई लगाने लगा। वो तो बस आरव को देखती ही रह गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? काव्या, उस लड़की ने दबी आवाज़ में कहा। उस लड़की के बदन के सारे घाव आरव को काफ़ी अजीब से लग रहे थे, जिस वजह से आरव पूछे बिना नहीं रह पाया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? उसके सवाल पर काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम शादीशुदा हो? आरव के सवाल से उस लड़की ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। नहीं, ये सब मेरे पापा ने किया है। उसने जैसे ही ये कहा, आरव की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या तुम्हारे पापा? हाँ, मेरे साथ ये उन्हीं ने किया है। पर क्यों? और तुम्हारी माँ, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? बाकी लोग भी तो होंगे ना तुम्हारे घर में, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा हैं। मेरी माँ, वो मुझे जन्म देते ही चल बसी। उसकी बातें सुन आरव को बुरा लगा। आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो हमेशा का है, वो अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। काव्या ने गर्दन झुकाकर कहा। उन्हें लगता है कि मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि उनकी मौत मुझे जन्म देते हुई थी, इसीलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। व्हाट रबिश, इस सब में तुम्हारी क्या गलती? और अगर वो तुमसे नफरत भी करते हैं तो उन्हें तुम पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। उसकी बात का काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो? तुम्हें उनके इस बर्ताव को सहन नहीं करना चाहिए। वो मेरे पापा हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। उसकी बात में अजीब सा डर था। नहीं जा सकती मतलब? इस तरह टॉर्चर तुम आखिर कैसे सह सकती हो? वैसे ही जैसे आज तक सहती आई हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ गई तो वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। काव्या फिर से रो पड़ी। अब आरव सब कुछ समझ गया था। वो काव्या की मजबूरी समझ पा रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मुझे इन सब की आदत है। वैसे भी ये सब तभी होता है जब पापा शराब पीकर आते हैं, और जिस दिन ऐसा होता है मैं जाकर चर्च में सो जाती हूँ। सुबह पापा का नशा उतर जाता है, तब वो सीधा अपने काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं घर वापस लौट जाती हूँ। क्या जब भी ऐसा होता है तुम्हें चर्च में सोना पड़ता है? आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना सब कैसे सह सकता है। हाँ, अगर मैं उनके सामने ही नहीं रहूँगी तो वो हाथ किस पर उठाएंगे, इसीलिए मैं उस दिन चुपके से निकल जाती हूँ। लेकिन मुश्किलों से भागना उनका हल नहीं होता, आरव तुरंत बोला। टेम्पररी हल तो होता है वैसे भी। जिन्हें आप मुश्किल कह रहे हो वो मेरे पापा हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब मुझे जाना होगा। काव्या उठकर खड़ी हो गई। वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो? चर्च। आरव का सवाल सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाकर वापस आगे बढ़ गई। आरव बस उसे वहाँ से जाते हुए देखता रहा। ये सब क्या है आखिर कौन है ये लड़की? मुझे उसकी याद दिला रहा है। आरव के होठों पर अपने आप ही ये बात आ गई। अगले दिन आरव, आर्यन और रुद्र तीनों ही वेदांत की सक्सेस पार्टी की तैयारियों में लगे थे, जबकि वेदांत रिया को सबक सिखाने के पीछे पड़ा था। ना जाने क्यों, लेकिन उसे रिया के नायरा जैसे होने पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने आज भी रिया के सामने ढेर सारी फाइल्स का ढेर लगा दिया था और बेचारी रिया को
बिना कुछ कहे चुपचाप ये काम करना पड़ रहा था, लेकिन वो भी जान गई थी कि वेदांत ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि उससे उस दिन का बदला ले सके। इस वेदांत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मौका मिलेगा ना तो इसकी फिर से बैंड बजा दूंगी। कमीना कहीं का, खुद को क्या समझता है। रिया काम करते हुए बड़बड़ा रही थी। वहीं दूसरी ओर वेदांत मन ही मन उसे परेशान देख खुश हो रहा था। साथ ही आज उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा था, क्योंकि कल वो रिया की कमजोरी अच्छे से जान चुका था। आज भी रिया को काम करते करते शाम के 8 बज चुके थे। उसने सारा काम खत्म कर वेदांत को रिपोर्ट किया। वो ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज घर जाने में देर नहीं होने देगी और जल्दी से घर लौट जाएगी। तभी वेदांत ने जानबूझकर एक फाइल में नुक्स निकालकर उसे फिर से काम करने पर मजबूर कर दिया। रिया ने जाकर फिर से काम किया, लेकिन उसने फाइल बिना देखे ही उसे फिर से करेक्शन करने के लिए कहा, जिस वजह से रिया चिढ़ गई, लेकिन वेदांत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से काम करने के लिए कहा। इस सब में रिया को रात के 11 बज गए। उसने फाइनली 5वीं बार करेक्शन कर फाइल को गुस्से में वेदांत की टेबल पर पटका और बोली, ये लीजिए सर आपकी फाइल। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? उसका सवाल सुनकर वेदांत ने एकदम शांति से अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी में वक्त देखा और अकड़ते हुए बोला, अभी भी पूरा ठीक तो नहीं है, लेकिन तुम जा सकती हो। उसका जवाब सुन रिया की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई और वो गुस्से में फट पड़ी। क्या आपने अभी फाइल को देखा भी नहीं है सर? तो क्या हुआ? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस एम्प्लॉय की काबिलियत कितनी है। उसका जवाब सुन रिया को बहुत गुस्सा आया, पर उसने उसे काबू किया क्योंकि अब वो सच में घर जाना चाहती थी। ठीक है सर, हैव अ गुड नाइट। वो नकली मुस्कुराहट से वहाँ से निकल गई। यू टू मिस रिया, हैव अ वेरी गुड नाइट। वेदांत अपने होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, जो उसके मन के काले इरादे साफ दिखा रही थी। रिया भागकर बाहर आई। उसने अपने डेस्क पर से अपना बैग उठाया और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई। जैसे ही वो नीचे आई, कल की ही तरह उसने पहले गेट के पास खड़े होकर रास्ता देखा, जो अंधेरे में डूबा था। उस घने अंधेरे को देखकर रिया का दिल बैठा जा रहा था। इसीलिए उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला ताकि वो कैब बुक कर सके। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन का लॉक खोला, पाया कि उसकी माँ और नानी के कई सारे मिस कॉल्स थे। इसीलिए पहले रिया ने उन्हें कॉल बैक किया और बताया कि वो कैब लेकर आ रही है और वो लोग परेशान ना हो। लेकिन इससे पहले कि वो कैब बुक कर पाती, उसका फ़ोन ही बंद पड़ गया। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। हे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसे क्या हो गया अब? अरे नहीं, लगता है मैंने इसे 400 किया ही नहीं। ये सब उस घमंडी और बिगड़ैल गधे वेदांत की वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूँगी? कैब कैसे बुक करूँगी? ऑफिस व्हीकल भी नहीं है यहाँ। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मुझे ज़रूरत होती है तभी कोई और ऑफिस व्हीकल ले जाता है। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? रिया रुआंसी हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि पार्किंग एरिया की तरफ से कोई उसे छुपकर देख रहा था। लगता है अगले ऑटो स्टैंड तक जाकर ऑटो ही करना पड़ेगा। डरो मत रिया, कुछ नहीं होगा। रिया नानू का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। बस थोड़ी दूरी पर जो ऑटो स्टैंड है वहीं तक तो जाना है। मैं ये कर सकती हूँ दाते बायो। लेकिन जैसे ही उसने वो आखिरी शब्द कहा, पार्किंग में खड़े उस इंसान की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रिया ने बैग पर अपनी पकड़ कस ली और हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल गई। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो किसी तरह डरते हुए ऑटो स्टैंड तक आ पहुँची। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी ऑटो नहीं था। रिया ने थोड़ी देर रुककर इंतज़ार भी किया, लेकिन कोई ऑटो नहीं आया। वो इस बात से अनजान थी कि आज ऑटोज़ की स्ट्राइक थी। वहाँ कोई ऑटो ना पाकर पैदल आगे बढ़ने के अलावा रिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं बच गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन
उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते वक्त वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी क्योंकि देर रात हो गई थी और रास्ता काफ़ी सुनसान था। आगे बढ़ते वक्त पत्तों की सराहट की आवाज़ से उसके बदन में सिरहन पैदा कर रही थी। लग रहा था जैसे वो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रही हो। उसकी नज़र हर तरफ घूम रही थी, मानो उसे डर था कि कहीं से कोई आ ना जाए। तभी आगे बढ़ते हुए वो एक सुनसान रास्ते पर आ पहुंची, जहां स्ट्रीट लाइट तक एक रोशनी बिल्कुल हल्की हल्की थी। वहां आते ही रिया का डर और बढ़ गया। वो काफ़ी अलर्ट होकर आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कानों पर किसी के जूतों की हल्की सी आवाज़ पड़ी, जिसे सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई। लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। उसने गौर किया तो उसके कदमों की आहट के साथ उसे उन जूतों की आहट भी आ रही थी। ऐसा होते ही उसके माथे पर पसीना जमा होने लगा। लगता है कोई कोई पीछे है। रिया अब बहुत घबरा गई और चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। सारा रास्ता एकदम साफ था। ये देखते ही वो रुक गई। वो पीछे पलटी और उसने हर तरफ ध्यान से देखा, लेकिन सच में पीछे कोई नहीं था। लगता है डर के मारे मेरे कान बज रहे हैं। नो रिया, तुम ऐसे डर नहीं सकती। रिया ने एक लंबी सांस अंदर भरी और फिर से पलटकर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर वहीं जम गया, क्योंकि सामने दूर रास्ते पर कोई खड़ा था। उसे देखते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई। सामने जिस जगह स्ट्रीट लैंप की रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी, वहां कोई आदमी खड़ा था। रिया उसे साफ देख तो नहीं पा रही थी, पर वो ये ज़रूर समझ गई थी कि वो जो कोई था वहां खड़ा रहकर उसी की ओर देख रहा था। उसे देख रिया के पसीने छूट गए। तभी वहां खड़ा वो इंसान अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रिया दिल थामकर उसी की ओर देख रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो इंसान अंधेरे से बाहर रोशनी में आ गया और जैसे ही रिया ने उसे देखा, उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि सामने जो भी इंसान खड़ा था उसने ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहना था। पैरों में बूट्स और चेहरे पर मास्क लगाकर उसने सिर पर एक टोपी पहन रखी थी। उसका ये रूप देखते ही रिया की आंखों के सामने 5 साल पहले का वाक्य एक ही पल में गुजर गया। जैन। रिया के थरथराते होठों पर वही घटिया नाम आ गया जिसने 5 साल पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। वो जिंदा नहीं हो सकता। रिया इतना ज़्यादा घबरा गई कि बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से उल्टे पैर भागने लगी। उसे वहाँ से भागता देख वो इंसान भी तेज़ी से उसके पीछे भागा। नहीं, वो तो मर गया था। फिर वो वापस कैसे आ सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? रिया चिल्लाते हुए वहाँ से भागी। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि वो इंसान भी उसके पीछे भाग रहा था, इसीलिए उसने भागते हुए ही मुड़कर पीछे देखा। उसे अपने नज़दीक आता देख रिया का पूरा बदन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा, जिस वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए और उस जगह की सलवार भी फट गई। उसका बैग दूर जाकर गिर गया, लेकिन उसे अपने घुटनों से निकलते खून की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने वहीं पड़े पड़े पलटकर पीछे देखा तो पाया कि अब वो आदमी उसके बहुत करीब आ गया था। वो वहाँ से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसका बदन उसका साथ नहीं दे रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाना भी चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बस उसके होंठ थरथर काँप रहे थे। तभी वो आदमी रिया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपने इतने करीब देख रिया का दिल धड़कना ही भूल गया था। वो अनजान इंसान भी अपनी कैप के नीचे से चमकती आंखों के साथ उसे ही देख रहा था। उसकी वो चमकती आंखें देखते ही रिया इस कदर डरी कि उसकी सांस ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसे सांस ही नहीं आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें अंदर लेने की कोशिश करने लगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने अपना मुंह खोला और सांस लेने की कोशिश करते हुए वहाँ से रेंगकर भागने की कोशिश भी करने लगी। जैसे ही सामने खड़े उस इंसान ने ये देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई।
वो भी उसका कांपता बदन देखकर शायद कुछ समझ गया था। रिया सांस नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से वो आगे बढ़ते ही वापस ज़मीन पर गिर गई। ये देखते ही वो आदमी भागकर रिया के पास आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर उसके छूते ही रिया और ज़्यादा घबरा गई, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। नहीं नहीं, हटो, दूर हटो मुझसे, डोंट टच मी, आई सेड डोंट टच मी। वो रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी से छूटने की कोशिश में वो वापस ज़मीन पर गिर गई और सांस लेने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसकी ऐसी हालत देख उस आदमी ने रिया को पलट उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोलने लगा, रिया रुको रुको, डरो मत, ये मैं हूँ। लेकिन रिया उसकी कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं थी। वो बस उसे किसी भी हालत में खुद से दूर करना चाहती थी। उसे शांत ना होता देखकर उस आदमी ने रिया को अपने एक हाथ से पकड़े रखा और एक हाथ से अपनी कैप और मास्क उतारते हुए ज़ोर से चिल्लाया, रिया लुक एट मी, ये मैं हूँ वेदांत। जैसे ही उसने नाम लिया, रिया अचानक से शांत हो गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अपने सामने वेदांत को देखकर उसकी आंसुओं से भरी आंखें बड़ी हो गई। वेदांत, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ रिया, ये मैं हूँ वेदांत। वेदांत ने उसके दोनों कंधे पकड़े और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। जैसे ही रिया को ये एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये इंसान वेदांत है, वो शांत होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी सांस नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे देख वेदांत बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो समझ गया था कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो देख पा रहा था कि रिया बहुत तकलीफ में थी। रिया रिया, क्या तुम ठीक हो? रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? ओ नो, अब मैं क्या करूं? वेदांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि रिया ज़मीन पर पड़े अपने बैग की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगी। उसका ये इशारा वेदांत तुरंत ही समझ गया। वो तुरंत वहाँ से उठा और भागकर उसका बैग ले आया। उसने उस बैग को खोलकर सीधा नीचे उल्टा कर दिया। उसमें से कुछ सामान के साथ अस्थमा पंप बाहर गिर पड़ा। उसे देखते ही वेदांत की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। क्या इसे अस्थमा है? वो हैरान रह गया। तभी रिया ने अपने कपकपाते हाथों से वो पंप उठाया और खोलकर अपने मुंह से लगा लिया। जैसे ही उसने 2-3 बार प्रेस करके इनहेल किया, उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ये देखकर बेचारे वेदांत की भी जान में जान आई। वो रिया के पास आया और उसे छूते हुए चिंता से बोला, रिया तुम ठीक हो? ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? अब तुम्हें ठीक लग रहा है? लेकिन रिया अब भी जवाब देने की हालत में नहीं थी, पर उसकी हालत देख वेदांत को अब अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें अस्थमा है। मैं तो बस क्या? रिया ने एकदम धीमी आवाज़ में पूछा, जिससे वेदांत ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। रिया ने भी अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई, जिस वजह से वेदांत भी उसके सामने उठकर खड़ा हो गया। तुम बस क्या? उसके सवाल पर वेदांत ने गर्दन नीचे झुका ली। तुम तो बस मुझसे बदला लेना चाहते थे ना, राइट? उसके ऐसा कहते ही वेदांत हैरान रह गया, क्योंकि रिया बिल्कुल सही कह रही थी। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया या फिर तुमसे जो भी कहा, तुम उसका बदला लेना चाहते थे। सही कहा ना मैंने? मुझे माफ़ कर दो रिया, प्लीज़। मैं नहीं जानता था। अगर जानते तो क्या हो जाता? तो तुम और कोई तरीका ढूंढ लेते मुझे टॉर्चर करने का, जैसे तुम इतने दिनों से कर रही हो ऑफिस में। रिया की बातें सुन वेदांत को बुरा लगा। यू नो वॉट, तुम ऐसे ही हो। तुम्हें लगता है सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम है, जो तुम्हारा हुक्म मानने के लिए बनी है, और अगर उनमें से कोई तुम्हारा हुक्म नहीं मानता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास उस इंसान को टॉर्चर करने का हक है। ये सब कुछ तुम्हारा घमंड है। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे इस घमंड के चलते किसी की जान भी चली जाए, जिस तरह अभी मेरी जान जाने वाली थी। रिया अपने बदन की बची कुची सारी ताकत जुटाकर गुस्से में बोल रही थी। ऐसा नहीं है रिया। वेदांत रिया को समझाने की कोशिश करते हुए उसके करीब जा ही रहा था कि तभी
रिया ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि आज उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऐसा होते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई। सब कुछ एकदम शांत था, इतना ज़्यादा शांत कि वहाँ से गुजरने वाली हवा की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।